वेलकम बैक। बात हो रही थी एजुकेशन की, बात हो रही थी सिस्टम्स की, बात हो रही थी रिफा यूनिवर्सिटी की। मैं असद साहब से पूछूंगा, असद साहब आपने बताया कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूएई, रास अल खैमा और मॉरिशस में भी आप ये तालीमी इक़दामात लेके जा रहे हैं, और आपका जो विजन है वो ये है कि क्वालिटेटिव एजुकेशन दी जाए और एक्सपर्ट लेवल वो हो कि जिसको दुनिया माने। चूँकि मैं समझता हूँ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात की जाती है ना जी, कोई भी बंदा जो बीमार होता है ना सर, तो वो किसी भी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो सबसे पहले वो देखता है कि आपकी तालीम क्या है, फिर उसके बाद पूछता है मुझे ये जो बीमारी है इस तरह के कितने केसेस ऑलरेडी आपने किए हुए हैं। देन ही अलाउज हिम और हर कि मेरे जिस्म को आप टच कर लें, ऑपरेट कर लें, या कुछ भी आपने जो एडवाइस करना है ज़रूर करें। आपकी रिफा यूनिवर्सिटी की माशाल्लाह जो भी है ना, ये सारी चीज़ को मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। आपका कंपैरेटिव एज क्या है दूसरों के ऊपर? प्रैक्टिस ज़्यादा है, ये आपकी जो पढ़ाने में और चीज़ें ऐसी शेसी ये चीज़ें ज़्यादा मैटर कर रही हैं, या आप कैपेसिटी बिल्डिंग पे ज़्यादा जोर कर रहे हैं? देखिए जी, तालीम जैसे आपने कहा कि और ख़ास तौर पे प्रोफेशनल तालीम, क्योंकि इंसानों की पूरी, अब एक स्टूडेंट हमारे आता है वो अपनी पूरी ज़िंदगी अगली मुस्तकबिल हमारे हवाले करता है, और हमारा काम है कि हम उसको बिल्ड कर देते हैं या तबाह बर्बाद कर दें। ये तो असातिज़ा के हाथ में। सिर्फ उसके तालिब इल्म की बात नहीं है जी, अल्लाह माफ़ करे, वो या कब्रिस्तान आबाद कर सकता है या कब्रिस्तान काम भी कर सकता है। मैं अर्ज़ ये कर जी बिल्कुल बिल्कुल सरस बात है। उसके बाद जब जाके प्रैक्टिकल फील्ड में जाता है तो वो जो भी जिस फील्ड में है, अगर डॉक्टर है तो वो लोगों की जानों से खेला है, लेकिन इवन अगर इंजीनियर है तो भी ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं। कराची में ब्रिज बना था किसी इंजीनियर की गलती से। तो ये तो बहरहाल इसकी बड़ी अहमियत है कि हम टॉप ऑफ द लाइन एजुकेशन दें। हमारा जो रिफा का जो मिशन स्टेटमेंट है वो है ही ये कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन दें और साथ साथ फोकसिंग ऑन इस्लामिक एथिकल वैल्यूज़। ये हमारा रिटन स्टेटमेंट है। हम ये कहते हैं कि हमें बीइंग अ मुस्लिम एक्सीलेंस हमारे लिए फ़र्ज़ है। बिल्कुल ठीक। और इस लिहाज से हमने इस बात की कोशिश की है कि एजुकेशन विद वैल्यूज़ को हमारे इदारों के अंदर इस बात पर तवज्जो दी जाती है कि हम ना सिर्फ, जैसे अभी डॉक्टर अरशद साहब ने फरमाया है कि ये शायद पहला इदारा है जिसने खोलने से पहले काउंसिल से पूछा कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और जब सारे स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हुए तब हमने इदारा खोला। इसी तरह हमारा मेडिकल कॉलेज, इसी तरह हमारा फार्मेसी का कॉलेज, इसी तरह हमारा डेंटल कॉलेज, इसी तरह हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज, वी नंबर 1 कंप्लाई टू ऑल द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ये क्योंकि ये काउंसिल्स इसलिए बनी है कि स्टैंडर्ड्स बनाएं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हमारा काम एज ए यूनिवर्सिटी ये है कि हम पहले नंबर पे तो स्टार्ट करने से पहले वो मिनिमम स्टैंडर्ड को तो कंप्लाई करें। अच्छा, ये फरमाइए कि मैस्कॉम में भी कुछ कर रहे हैं? ये हमारा स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़ है, जिसके तहत मास कम्युनिकेशन, मीडिया प्रोडक्शन, मीडिया मास्टर्स इन मीडिया प्रोडक्शन के ऊपर भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये टेली कम्युनिकेशन, हमारी इंजीनियरिंग के अंदर भी हम टेलीकॉम भी पढ़ा रहे हैं। सो प्रोग्राम्स तो खैर बहुत सारे हैं हमारे, जिसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईटी, मैनेजमेंट साइंसेस, मीडिया चीज़ों का जो कहते हैं ना जी, वो दरिया को कूजे में बंद करना, स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ों को आप कभी नहीं भूलते जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। इसी वजह से सर एचईसी ने अभी जब रैंकिंग की तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग, और रिफा यूनिवर्सिटी को, मेरा जनरल यूनिवर्सिटी, हमारा सिर्फ मेडिकल या इंजीनियरिंग का प्रोग्राम नहीं है, तो जनरल मीडियम साइज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिफा को उन्होंने नंबर 6 दिया है माशाल्लाह। और नंबर 6 हमारे ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कोई प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी, यानी प्राइवेट सेक्टर में यू आर टॉप ऑफ द लिस्ट। और अभी एचईसी ने जो यूनिवर्सिटीज़ के क्वालिटी इंश्योरेंस एनहांसमेंट सेल्स हैं उसकी भी रैंकिंग की है, और पूरी पाकिस्तान की प्राइवेट गवर्नमेंट सारी यूनिवर्सिटियां मिलाकर सब में रिफा का नंबर 1 है। दैट्स गुड, मुबारकबाद सर। आई प्रे फॉर कि अल्लाह पाक आपको ज़्यादा इस्तकामत अता फरमाए कि ये जो आप जिस जर्नी के ऊपर हैं, अल्लाह पाक इसमें आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए, और अल्लाह ताला इंसानियत की फलाह के लिए आपसे काम लेता रहे। मैं आता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सलाउद्दीन साहब से, हमारे सीनियर, हमारे प्राइड और प्रिंसिपल हैं पहले वेटनरी मेडिकल कॉलेज के। आप सर माशाल्लाह आपने वेटनरी में एजुकेशन हासिल की, उसके बाद पाकिस्तान की वेटनरी की तारीख को देखा, पाकिस्तान की लाइफस्टाइल की तारीख को देखा। आप इसको मेडिकल कॉलेज को जब प्रिंसिपलशिप को ऑन करने जा रहे हैं तो आपके क्या टारगेट्स हैं, आप क्या सोच के इसको ऑन करने जा रहे हैं? सर, सब तो पहले तो मैं आपके शुक्रिया अदा करता हूँ पंजाब टीवी का और आपका,
کہ آپ نے موقع فراہم کیا اور یہ ایک تاریخی موقع کے اوپر آپ نے اس پروگرام کو انیشیٹ کیا ہے. سر میں مشکور ہوں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا کہ انہوں نے بڑا بر وقت اور ٹائملی انیشیٹو لیا ہے, اور پی وی ایم سی کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک ریگولیٹری فریم ورک کے تحت حوصلہ افزائی کی ہے. ماشاء اللہ. ملک میں آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی ضرورت ہمیں جو ہے وہ خوراک کی ہے. کوئی شک نہیں. انڈے, گوشت, دودھ صحیح بات. کیا ہمیں فراوانی سے مل رہے ہیں؟ اگر نہیں مل رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک فوڈ سیکورٹی کی سچویشن میں ہم دوچار ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ جب تک ہم اپنی پیداوار میں اضافہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم لوگوں کی جو ہے نا ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے. دیٹس گڈ. اور یہ فوڈ سیکورٹی کا پنجابی ترجمہ ہے کہ پیٹ نہ پہیاں روٹیاں تھے سب گلا کھوٹیاں. صحیح گل ہے. یہ بنیاد ہے اس کی. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ہم نے کیسے پیداوار میں اضافہ کرنا ہے. اس کے لیے یقینی بات ہے کہ ہمیں ویٹرنری ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہوگا. دیٹس گڈ. دوسری ہمارے سیکٹر کی سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک زمانہ تھا, آپ کو یاد ہوگا, کہ گاؤں میں دودھ بیچنا ایک بہت بڑا جرم سمجھا. ہاں ایسا ہی ہے. گناہ ہوتا تھا کہ یار یہ دودھ نہیں بیچنا. ایسا ہی ایسا ہی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ مطلب وہ دودھ جو ہے وہ بیچنے کے علاوہ اس میں پانی بھی ڈال دیتے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ دیہات کی ایک مائکرو اکنامکس ہے, ایک فیکٹری ہے, ایک ملک فیکٹری ہے, اور پوری زندگی کا اکنامک سسٹم جو ہے سسٹم کا ایک حصہ بن جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور ابھی دیکھیں کہ ہمارے ملک میں انڈسٹریز کا کیا حال ہو رہا ہے. بجلی نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہوئی. یہ وہ ادارے ہیں جو ایگریکلچر کا اور لائف سٹاک کے ہیں جو مطلب پروموٹ کیے جا سکتے ہیں. صحیح. قدرت نے ہمیں زمین دی ہے, قدرت نے ہمیں جانور دیے ہیں, اور ایسی ایسی نسلیں دی ہیں جس پہ ہم نے ابھی کام نہیں پراپر کر سکے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ روزگار کا ایک بہترین ذریعہ ہے انشاءاللہ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی پلیز. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کو دیکھیں کہ غربت کی لکیر سے ہماری جو نیشن ہے یہ 2/3 نیشن نیچے جا رہی ہے. سر اب غربت کی لکیر سے نکلنا کیسے ہے؟ روزگار ہوگا تبھی نکلیں گے. صحیح بات. آپ خود دیکھیں کہ گاؤں کی سطح پہ اگر کوئی کاروبار بندہ کرنا چاہے تو اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے. صحیح بات. اگر وہ دبئی جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ویزے کے پیسے نہیں ہیں. اگر وہ سرکاری ملازمت کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے. صحیح ہے. پھر اس کو گاؤں سے جانا پڑے گا. مزدوری بھی اس کے گاؤں میں موجود نہیں. دیکھیں جی, مائیگریشن ہوتی ہی تب ہے. مائیگریشن جو ہے کوئی بندہ بھی جس جگہ پیدا ہوتا ہے نا وہاں سے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جاتے ہیں, یہ سچ ہے کہ ہماری یہ تڑپ رہتی ہے, ہم امیر ترین لوگ ہو جاتے ہیں, سارا کچھ ہو جاتا ہے, پھر میرا دل کرتا ہے کہ یار میں اس وطن میں, اس دیش میں, اس جگہ پہ جاؤں اور ان لوگوں میں جاؤں کہ آؤ یار میں یہ سارا کچھ میں نے اکٹھا کر لیا ہے, میں اپنے پاکستان میں, اپنے وطن میں, اپنے گاؤں میں یہ سارا کچھ لے آؤں. کوئی بندہ بھی مائیگریشن کبھی نہیں